स्टूडेंट्स, तो अब हम इसकी बेसिक स्टडी तो कर चुके हैं कि केमिस्ट्री क्या है, साइंस क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये सब हम कर चुके हैं। अब हमारे पास आता है चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम ये सारी टर्म्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट, फिर कंपाउंड, फिर मिक्सचर, फिर एटम एंड फिर मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले एलिमेंट देखते हैं। अब मैं आप लोगों को पहले समझाऊंगी और उसके बाद बोर्ड पे लिखूंगी ताकि आप उसको नोट डाउन कर सकें। लेकिन जब मैं आपको समझा रही हूँ तब आप ये जल्दी ना करें कि हम फटाफट इसको नोट कर लें, उससे ना ही आपको समझ आएगा और ना ही आप उसको लिख पाएंगे। सो अच्छा यही होगा, पहले आप समझ लें और बाद में तब मैं आपको लिखवाऊँ तब आप उसको नोट डाउन कर ले अपनी नोटबुक में। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक मैं जनरली बोलूँ तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, इट इज अ प्योर सब्सटेंस और आई कैन से स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जिसको हम और एलिमेंट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्स है, एलिमेंट और कंपाउंड्स ये दोनों किसके पार्ट है, प्योर सब्सटेंस के। अब अगर ये प्योर सब्सटेंस के टाइप हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मिलके बने होंगे। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, इट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। टाइप ऑफ पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या चीजें हैं हमारे पास। एटम्स तो जनरली हम एक एटम को बोलते हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एटम हो गया तो सिंपली H को हम बोलते हैं एटम, ऑक्सीजन एटम हो गया, नाइट्रोजन एटम हो गया। और मॉलिक्यूल्स किस में बोलेंगे, हमें जब दो या दो से ज्यादा एटम्स मिले तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारे पास H2, तो ये H2 मॉलिक्यूल हो गया, ये O2 हो गया, ये N2 हो गया। तो ये सारे हमारे पास हो गए मॉलिक्यूल्स। और इनकी आगे हम पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, तो एक्सप्लेन में इनको हम आगे पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस होता है और नॉर्मली मैं बोल सकती हूँ जिसकी एलिमेंट को नॉर्मली मैं क्या बोल सकती हूँ, जिसकी पीरियोडिक टेबल में एक फिक्स पोजीशन हो, उसका फिक्स एटॉमिक मास हो और फिक्स एटॉमिक वेट हो, तो वो हो जाएगा हमारे पास एलिमेंट। अब पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि हमारे पास अब तक नॉन एलिमेंट्स हैं 114 टोटल एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर नेचुरल भी हैं और मैनमेड भी हैं। तो इसके अंदर से 92 एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास वो नेचुरल हैं, मींस वो हमें नेचर से मिले हैं, और बाकी जो बचे वो क्या है, मैनमेड है, मींस सिंथेटिक है। ये हो गया हमारे पास एलिमेंट्स। अब आपको पता है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं। सिंबल बोलूँ तो मैं कोई एब्रीविएशन यूज करते हैं उसके फुल नेम को शॉर्ट में लिखने के लिए। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे पास है सोडियम। सोडियम का सिंबल ये होता है, लेकिन इसको हम लिखते हैं सोडियम ऐसे। तो ये एक इसका फुल नेम हो गया, इसको लिखने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट एब्रीविएशन हो गई। तो ऐसे ही हमारे पास सारे सिंबल्स हैं, जैसे सोडियम हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, ये होते हैं। अब इनके अंदर आप लोग देख रहे होंगे जिसके अंदर भी दो वर्ड्स हैं, उसके अंदर फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और सेकंड लेटर स्मॉल है। तो ये सिंबल जो होते हैं उनको लिखने का एक वे होता है, प्रॉपर वे। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए। अगर आप दोनों लेटर कैपिटल कर दोगे तो जैसे यहाँ पे लेके चलते हैं कोबाल्ट के केस में C&O, तो ये था हमारे पास कोबाल्ट, लेकिन ये हमारे पास क्या बन गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक कंपाउंड है। तो हमारे पास, हमें तो चाहिए थे एलिमेंट्स, लेकिन मिल गया हमें एक कंपाउंड, अगर दोनों लेटर्स को हम कैपिटल कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास एलिमेंट। अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एलिमेंट क्या हो जाएगा, इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे वो मैं बता चुकी हूँ। अब एलिमेंट को हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब ये सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, मेटलॉइड्स कौन से होते हैं। और अगर आपको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इन सबको करना है, तो पीरियोडिक टेबल जब हम करेंगे तो उसमें हम पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे कि कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं और कौन से मेटलॉइड्स होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एलिमेंट। अब मैं बोर्ड पे एलिमेंट की डेफिनेशन वगैरह लिख देती हूँ, आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए।
स्टूडेंट्स, तो अब हम लेके चलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या हो जाएगा, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिक्स होते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है और उस नए सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड। और आई कैन से व्हेन टू और मोर देन two elements combine together in fixed ratio by mass, then a new substance is formed. The new substance formed is called compound. अब कंपाउंड क्या हो गया हमारे पास, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम उनके फिक्स्ड रेशियो बाय मास से कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास एक नया सब्सटेंस बनेगा और उस नए सब्सटेंस को हम बोलेंगे कंपाउंड। अब कंपाउंड के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, सबसे नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं वाटर। वाटर का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, H2O। अब इनका जो फिक्स्ड मास होता है वो क्या होता है, 2:16। ये इनका फिक्स्ड रेशियो बाय मास होता है। अब 2:16 को अगर मैं करूँ तो 1:8 हो गया। तो अब आपको जहाँ भी, तो H2O एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का 1 पार्ट्स बाय मास होता है एंड ऑक्सीजन का 8 पार्ट्स बाय मास होता है। और आई कैन से जहाँ भी आपको वाटर मिलेगा वो 1:8 में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप सी वाटर यूज़ करें हैं तो वो भी 1:8 में ही मिलेगा, और अगर प्यूरिफाइड वाटर यूज़ करें हैं तो वो भी 1:8 में ही मिलेगा। एक एग्जाम्पल तो H2O हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम CO2 ले सकते हैं। इसके अंदर इन दोनों का जो फिक्स्ड मास है वो कितना है, 12:32। अब ये किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, 3:8। अब जहाँ भी आपको CO2 मिलेगा, CO2 मिलेगी, वहाँ पे इसका जो रेशियो होगा कंबाइन करने का वो 3:8 ही होगा। वो आप CO2 कहीं से भी ले सकते हैं, वो 3:8 ही मास कंबाइन, 3:8 ही उसका फिक्स्ड मास होगा जिसके अंदर वो कंबाइन करेगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे दो ही एलिमेंट्स के एग्जांपल लिए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही एलिमेंट्स कंबाइन करते हो, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन में देखें तो मैंने क्या बोला था, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास and then a new substance is formed, this is known as compound। तो जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, C6H12O6। अब ये हो गया हमारे पास C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और ये भी एक कंपाउंड ही है। अब ये तो हो गए हमारे पास कंपाउंड के एग्जांपल्स, लेकिन इसके अंदर आपके पास ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये कैसे कंबाइन करता है, केमिकली कंबाइन करता है, कैसे कंबाइन करता है। ऑब्वियसली बात है, केमिकली कंबाइन करेगा, लेकिन जो कंपाउंड है वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स से मतलब जैसे हाइड्रोजन, ये वाटर है हमारे पास, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। अब हाइड्रोजन क्या होता है, इनफ्लेमेबल, और ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्टिंग, मीन्स फायर को सपोर्ट करता है। लेकिन जो वाटर हमारे पास आता है, इन दोनों के मिक्सचर से हमारे पास आता है वाटर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास आता है वाटर। लेकिन जो वाटर होता है हमारे पास, ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। अगर वाटर के केस में मैं कहूँ, उसके कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन है वो खुद जलती है, जैसे हमारे पास लकड़ी जलती है, और जो ऑक्सीजन है वो उसको जलने में हेल्प करती है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना तो फायर जल ही नहीं सकती। और फिर हमारे पास आता है वाटर। वाटर क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है, उसको एक्सटिंग्विश करता है। अब जैसा कि मैं कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो क्या हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जा सकते हैं वापस? जा तो सकते हैं, मीन्स आई कैन से क्या हमें वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल सकते हैं? वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड्स से नहीं, बल्कि केमिकल मेथड्स से हमें वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल सकते हैं। केमिकल मेथड्स में मैं एग्जांपल दूं तो इलेक्ट्रोलाइसिस अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आगे हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कैसे हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोबारा बना सकते हैं। अब कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूँ तो इसको हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, और आई कैन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स, तो ये हो गए हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हमारे पास आती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास बचते हैं उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
लेकिन एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि क्या कार्बन से बनने वाले सभी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CO2 से ही देख लीजिए, CO2 में कार्बन तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी नहीं करते, इसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी करते हैं। उसका रीज़न क्या है? रीज़न हम देना चाहें तो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे दे सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उन्हीं कंपाउंड्स को बोलेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोकार्बन से रिजेंबल करती हों। तो प्रॉपर्टीज़ अगर रिजेंबल करती होंगी तो हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी करेंगे, और अगर प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल नहीं करती तो उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास हो गए कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स की डेफिनेशन मैं नोट डाउन कर देती हूँ, आप उसको कॉपी कर लीजिए। आप फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या हो जाएगा? जैसा कि हमने कंपाउंड में पढ़ा था, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है कंपाउंड। लेकिन अगर कोई भी फिक्स रेशियो ना हो, रैंडमली हम उनको मिक्स कर दें किसी भी रेशियो में, कोई भी फिक्स रेशियो होना ही नहीं चाहिए, किसी भी रेशियो में हम उनको कंबाइन कर दें तो बनेगा हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर का अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल हमने एक गिलास पानी लिया और उसके अंदर हमने नमक डाल दिया। नमक हमें ये नहीं पता, हमने मेजर करके नमक नहीं डाला और उनको मिक्स कर दिया, तो वो हमारे पास बन गया मिक्सचर। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मिट्टी है हमारे पास, सैंड, उसमें हमने नमक डाल दिया, चीनी डाल दी और उनको मिक्स कर दिया बहुत अच्छे से, तो वो भी हमारे पास मिक्सचर बन गया। उसमें हमें ये नहीं पता कि उसके अंदर हमने कितना रेशियो लिया है, किसका कितना प्रोपोर्शन लिया है। तो ये हमारे पास हो गया मिक्सचर का एग्जाम्पल। अब मिक्सचर को हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो है होमोजीनियस मिक्सचर, एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस वर्ड से आपको कुछ याद आया होगा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। होमोजीनियस क्या हो जाएगा? जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, मीन्स सारे सॉल्यूशन में उसकी सेम कंपोजिशन होती है, हम कोई भी पोर्शन लें तो वहाँ पे रेशियो उसका सेम ही रहेगा। मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब, एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ आपको मैं। हमने वो जो नमक और पानी को मिक्स किया था उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और टेस्ट किया तो उन तीनों का टेस्ट सेम मिलेगा। ये नहीं होता कि फर्स्ट वाले का टेस्ट अलग है, सेकंड वाले का टेस्ट अलग है एंड थर्ड वाले का टेस्ट अलग है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने पढ़ा था पहले भी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन सेम नहीं रहती थ्रू आउट द मिक्सचर। तो एग्जांपल याद कीजिए, मैंने एग्जांपल दिया था सोल्ट, शुगर एंड सैंड का एग्जांपल। तो उस एग्जांपल में मैंने उन तीनों को मिक्स किया था। अब अगेन आप उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले पार्ट में, सेकेंड वाले पार्ट में और थर्ड वाले पार्ट में जो सोल्ट, सैंड और शुगर की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग मिलेगी आपको। तो ये हमारे पास हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर में अगर मैं देखूं, हमारे पास जो सोल्ट सॉल्यूशन बना था वो सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर था, ट्रांसपेरेंट था, उसको हम नेक्ड आई से यूँ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे कि कौन सा सोल्ट है और कौन सा वाटर है। तो ये हो गया होमोजीनियस, जिसको हम नेक्ड आई से या फिर माइक्रोस्कोप से भी हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास सोल्ट कौन सा है और वाटर कौन सा है। और आई कैन से हेट्रोजीनियस जो हमारे पास मिक्सचर होते हैं उन मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। वो मिक्सचर से हमारे पास, और आई कैन से वो मिक्सचर से हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो उसमें हम कुछ सॉल्यूशंस बनाएंगे और उन सॉल्यूशंस में भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पार्टिकल, कौन सा मॉलिक्यूल किस चीज़ का है। सो ये हो गए हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। फिर हमारे पास आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या था हमारे पास? सैंड, शुगर एंड सॉल्ट। तो इसके अंदर हम अलग आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सा सैंड का पार्टिकल है, कौन सा शुगर का है और कौन सा सॉल्ट का पार्टिकल है। तो इनको हम नेक्ड आई से तो डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा एग्जांपल है जिसको हम नेक्ड आई से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल किसका है। तो वो हो गए हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब जैसा कि हमने कंपाउंड में बात किया था कि कंपाउंड जो है वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो नहीं करता, लेकिन जो मिक्सचर है हमारे पास वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो करता है। कैसे? जैसे होमोजीनियस मिक्सचर का हमने एग्जांपल लिया था सोल्ट एंड वाटर, तो उस
पानी को अगर हमने टेस्ट किया तो उसके अंदर हमें सोल्ट का भी टेस्ट आया था और पानी तो वो था ही। ये हो गया हमारे पास मिक्सचर। अब जैसा कि मैंने कंपाउंड में बताया था आपको, उसके अंदर हम दो एलिमेंट्स को ही कंबाइन कर सकते हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स ही कंबाइन करेंगे। लेकिन मिक्सचर के केस में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ दो एलिमेंट्स ही कंबाइन करेंगे, इसके अंदर दो कंपाउंड्स भी कंबाइन कर सकते हैं, दो एलिमेंट्स भी कर सकते हैं, एलिमेंट्स कंपाउंड्स भी कंबाइन कर सकते हैं। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट्स ही कंबाइन करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर बनेगा। और रेशियो वाला तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई फिक्स्ड रेशियो होना जरूरी नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया मिक्सचर और इसके दो पार्ट्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब मैं इनकी डेफिनेशन और जितना मैंने एक्सप्लेन किया है आपको उतना मैं बोर्ड पे नोट डाउन कर देती हूँ और आप फटाफट कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने इनको नोट डाउन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। होमोजीनियस के एग्जांपल्स में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एयर और यहाँ पे मैंने लिखा है पॉल्यूटेड एयर। तो आप सोच रहे होंगे एयर और पॉल्यूटेड एयर में क्या डिफरेंस है। जो एयर होती है हमारे पास वो फ्रेश एयर होती है और जो पॉल्यूटेड एयर होती है उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं और उन डस्ट पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने इसको हेट्रोजीनियस में डाल दिया और ये हो गया हमारे पास होमोजीनियस का एग्जाम्पल। अब आप वेट मत कीजिए, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और इन सबको कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास आते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये दोनों मैं एक साथ ही आपको करा रही हूँ क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनको हम एक साथ करेंगे तो उनको समझने में और उनको थोड़ा याद रखने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसलिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स हम एक साथ ही करेंगे। तो एटम्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये देखते हैं। एटम क्या हो जाएगा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोल दूँ या फिर मैं पार्ट बोल सकती हूँ। एलिमेंट जो हमने पढ़े थे उसका स्मॉलेस्ट पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एटम, एंड विच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। जैसा कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कुछ भी कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए, सोडियम, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, इन सब की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो सारी प्रॉपर्टीज किसकी वजह से होती हैं, एटम की वजह से। और अगर मैं एटम को डिफाइन करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, विच कैन पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट कर सकता है। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसका क्या मतलब है कि एटम अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो कंप्लीटली ही पार्टिसिपेट करेगा, मींस फ्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और आई कैन से कोई एटम है उसका छोटा सा पार्ट किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम जो है वो कंप्लीटली ही किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और अगर मैं बोलूँ तो विच मे और मे नॉट हैव इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका एक एग्जांपल लेके चलूँ तो मैं जैसे H2 है, H है मेरे पास, सिंपल H एटम जो है हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये जल्दी से कंबाइन करके H2 बना देता है। लेकिन अगर मैं हीलियम की बात करूँ, He, ये हो गया हमारे पास हीलियम। हीलियम जो होता है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है क्योंकि ये नोबल गैसेस जो हमारे पास सारी होती हैं ये किसी के साथ ज़्यादा ये नोबल गैसेस जो हमारे पास होती हैं इन सब का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। तो ये हो गया हमारे पास एटम। अब एटम के बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। जैसा कि मैंने एटम में भी बोला था इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, और मॉलिक्यूल में भी मैं बोल रही हूँ इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। अब इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है आगे चलेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड का भी स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा उसको भी हम मॉलिक्यूल ही बोलेंगे। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड विच हैव इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो जो मॉलिक्यूल होगा उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा ही होगा, ये श्योर है कि मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। जैसे हमारे पास एटम था, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल था एलिमेंट का, तो वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को रखता था, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को शो करता था। तो सेम यहाँ पे होने वाला है, मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट और कंपाउंड का, तो वो भी सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा एलिमेंट और कंपाउंड की। और आई कैन से वो मॉलिक्यूल हो जाएगा जिसके अंदर उस एलिमेंट और कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो एलिमेंट और कंपाउंड उनसे मिलके बना है। तो एटम और मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास। अब एटम और मॉलिक्यूल में जैसे मैंने फर्स्ट लाइन बोली थी
एटम क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्ट हो जाएगा एलिमेंट का। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्ट हो जाएगा एलिमेंट का। अब उसका क्या मतलब है, अगर ये दोनों हम लाइन्स हम ध्यान से देखें तो इससे हमें ये पता चलता है कि एटम और मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे आपको दिया था हीलियम। हीलियम का जो एटम है वो स्टेबल है, एटम बोलूं या फिर मैं मॉलिक्यूल बोलूं, तो एक मॉलिक्यूल जो हीलियम का है वो स्टेबल है और आई कैन से इट हैज इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो हीलियम है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, उसकी वजह से हम उसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। और अब ये सिर्फ अकेला है इस वजह से हम इसको एटम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इससे छोटा कोई हीलियम का एटम हो ही नहीं सकता। तो ये एक एग्जांपल हो गया जिसके अंदर ये क्लियर हो रहा है बिल्कुल कि जो एटम और मॉलिक्यूल है वो सेम हो सकता है। अब मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, मैंने दो वर्ड बोले हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल दो चीजों का स्मॉलेस्ट पार्ट हो सकता है, एक एलिमेंट का एक कंपाउंड का। अगर एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है तो उसके अंदर क्या चीज होगी, जैसे मेरे पास यही ले लिया मैंने H2, तो H2 जो मॉलिक्यूल है ये स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। तो इसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स है, सेम नंबर ऑफ एटम्स है, सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं सेम एटम्स है, इसके अंदर सेम एटम्स हो गए। लेकिन अगर कोई और मैं कंपाउंड का मॉलिक्यूल लिया जैसे मैंने H2O, इसके अंदर एटम्स सेम नहीं है। और अगर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल के दो पार्ट हो गए, जो एक तो जो एलिमेंट से मिलते हैं हमको, जो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है, और एक जो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट है। अब एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, जिसके अंदर सेम एटम्स मिले हमें। फॉर एग्जाम्पल मोनोएटॉमिक, अब सेम एटम्स मिले, सेम एटम्स का एग्जाम्पल यहाँ से हम ले सकते हैं हीलियम। सबसे पहले तो हीलियम हो जाएगा। हीलियम कौन सा हो जाएगा, मोनो एटॉमिक, मीन्स इसके अंदर सिर्फ एक ही एटम है, और आई कैन से मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम है वैसा मॉलिक्यूल, और इसको हम एटम भी बोल सकते हैं। सेकंड हमारे पास हो जाएगा H2, जैसा जो हम अभी पढ़ भी रहे हैं, O2 ऑक्सीजन हो जाएगा, N2 नाइट्रोजन हो जाएगा, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास हो जाएंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये तीनों डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, मींस इसके अंदर ये दो एटम से मिलके बने हैं। देखिए जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये दो मॉलिक्यूल्स दो एटम्स से मिलके बने हैं। एक हाइड्रोजन है और दूसरा भी हाइड्रोजन, मीन्स दोनों एटम सेम है। मीन्स अगर दोनों एटम सेम है तो हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि ये एलिमेंट है, और एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो है हमारे पास मॉलिक्यूल, और आई कैन से ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको हम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। फिर हमारे पास आते हैं ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा O3, इसके अंदर भी तीन एटम्स हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं हम, पॉली एटॉमिक में इनको भी बोल सकती हूँ 1 2, और टेट्रा एटॉमिक भी हो सकते हैं हमारे पास, जैसे फॉस्फोरस P4 ले लिया हमने। फॉस्फोरस के इसके अंदर 4 एटम्स हैं और चारों सेम हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है, और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट भी मॉलिक्यूल होता है। और अगर इसका मैं स्मॉलेस्ट पार्ट एटम बोलूँ तो इसका एटम तो हो जाएगा P, और स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल हो जाएगा P4। फिर से बता देती हूँ एक बार, एटम और मॉलिक्यूल हमने दो टर्म्स पढ़ी थी। एटम्स भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्ट थे, लेकिन उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। और मॉलिक्यूल के केस में देखें तो मॉलिक्यूल भी हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्ट थे किसके, एलिमेंट के, लेकिन उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना जरूरी था। तो फॉस्फोरस के केस में लेके चलते हैं, हमारे पास इसके दो स्मॉलेस्ट पार्ट बन सकते हैं, एक तो फॉस्फोरस बन सकता है और ये P4 खुद बन सकता है। तो जो ये ओनली वन एक P है जो हमारे पास, जो ये एक P है, ये हो गया एटम, क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है उसी को हम एटम बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास P4 है, इसके अंदर वैसे तो 4 फॉस्फोरस एटम्स हैं, लेकिन ये स्मॉलेस्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट का, जो जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और जो मॉलिक्यूल बनने की क्वालिटी रखता है। तो ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया किसका, फॉस्फोरस का, और ये एटम हो गया फॉस्फोरस का। सेम एक एग्जांपल और लेके चलूँ मैं, तो मेरे पास सल्फर के केस में देख लीजिए, सल्फर जो होता है वो S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S2 S3 ये कोई फॉर्म उसकी एग्जिस्ट नहीं करती, सबसे पहले S8 फॉर्म में ही वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस केस में देखिए, ओनली एक सल्फर अगर हो गया तो वो एटम हो गया,
और अगर S8 में कंप्लीटली लूँ तो ये स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल हो गया, और आई कैन से स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया एलिमेंट को जो मॉलिक्यूल हो सकता है, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है। तो ये तो हमारे पास हो गए एलिमेंट से जो हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और आई कैन से एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट जिनको हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, वो हो गए हमारे पास। अब मेरे पास आते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो कंपाउंड के पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जैसे इसके अंदर हमारे पास मोनोएटॉमिक एग्जिस्ट कर सकता था, लेकिन कंपाउंड की डेफिनेशन में तो हमने क्या पढ़ा था कि कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जब दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं तो मोनोएटॉमिक को तो हम भूल ही जाएं, क्योंकि जब दो चीज़ें कंबाइन करने के बाद हमारे पास कोई नई चीज़ आ रही है और उसको हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर दो चीज़ें तो ऑब्वियस सी बात है होंगी ही होंगी। तो सबसे पहले कंपाउंड के अंदर अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो डाई एटॉमिक से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि मोनोएटॉमिक तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता कंपाउंड में। तो डाई एटॉमिक में लेके चलते हैं। कंपाउंड्स में कौन सा हो जाएगा? HI ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, CO ले सकते हैं, ये सारे हम ले सकते हैं। CO यहाँ पे कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सिंबल जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हो गए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में देखूँ तो H2O हो गया, CO2 हो गया, एंड सो ऑन, और भी काफ़ी हो जाएंगे। ये हमारे पास हो गए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। टेट्रा एटॉमिक अगर मैं देखूँ तो NH3 हो गया, और अगर पेंटा एटॉमिक में अगर मैं देखूं CH4 हो गया, और इससे भी आगे फर्दर ऐसे ही चलते जाएंगे। और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट, जो कंपाउंड से बनते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड के साथ हमने ये 5 टर्म्स डिस्कस की हैं यहाँ पे। सबसे पहले डिस्कस किया था हमने एलिमेंट, फिर हमने डिस्कस किया कंपाउंड, फिर हमने डिस्कस किया मिक्सचर, फिर हमने डिस्कस किया एटम, और फिर हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूल। तो ये 5 टर्म हमने डिस्कस कर ली हैं। अब एक बार हम इनको ब्रीफली थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या हो जाएगा? ये प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और वो पार्टिकल्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स कोई भी हो सकता है। और एलिमेंट्स फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स के आते थे। फिर सबसे पहला हमारे पास आता था मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर सेकंड मेरे पास आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या हो जाएंगे? जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो बाय मास, तो एक नया कंपाउंड, एक नया सब्सटेंस बनता है हमारे पास, और उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे कंपाउंड। फिर हमारे पास आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या हो जाएगा? जैसा कि हमने कंपाउंड में उनको फिक्स्ड रेशियो में मिक्स किया था, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन किया था एक साथ, मिक्सचर में क्या हो जाएगा? इसके अंदर हम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों को भी मिक्स कर सकते हैं किसी भी रेशियो में, तो हमारे पास बनेगा मिक्सचर। फिर मिक्सचर के हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से हो गए थे? जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से हो गए थे? जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। और होमोजीनियस मिक्सचर को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और आई कैन से माइक्रोस्कोप से भी हम उनको नहीं देख सकते। और जो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर थे हमारे पास, उसको हम माइक्रोस्कोप से तो देख सकते थे, और कई मिक्सचर्स ऐसे भी थे जिनको हम नेक्ड आई से भी देख सकते थे। फिर मेरे पास आते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स क्या हो जाएंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इट्स इंडिपेंडेंट existence and which can participate in a chemical reaction। ये हो गया हमारे पास एटम, और एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। फिर मेरे पास आते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड विच हैव इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और फिर मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक तो जो एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं और एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं, और दूसरा जो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं। तो ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप लोगों का ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन मैंने अभी आप लोगों को नहीं दी है, तो सबसे पहले वो डेफिनेशन कर लेते हैं। एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास है एटम एंड मॉलिक्यूल की एक सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले एक बात और,
बाय द वे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल और बहुत सारे टर्म्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और उसमें अगर आपको कुछ लगे कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मुझे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बीच में पॉज करके वहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। कोई टॉपिक रहना नहीं चाहिए आपका, ताकि आप एग्जाम के टाइम उसको अगर रिवाइज करें तो सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएं और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस सब को अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए।